मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पर्यावरण के सूत्र और सिद्धांत। अब पढ़ेंगे हम जो है पर्यावरण शिक्षण अधिगम में पावलाव, स्किनर और थार्नाइक और भी मतलब बहुत से वैज्ञानिक हैं, इनके नियम का प्रयोग कैसे करें। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। पर्यावरण शिक्षण अधिगम अधिगम अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह परिवर्तन थकान, दवा, बीमारी, नशा आदि किसी भी उद्दीपक के कारण ना हुआ हो। कहने का मतलब है जो व्यवहार में अपेक्षाकृत मतलब हमारी अपेक्षा के अनुरूप, एक टीचर की अपेक्षा के अनुरूप बच्चे में जो स्थायी परिवर्तन होता है ना, वो परिवर्तन वो स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। लेकिन ये परिवर्तन किसी भी नेगेटिव चीज़ के कारण, थकान, दवा, बीमारी, नशा या किसी डांट के कारण या किसी डर के कारण, भय के कारण ना हुआ हो। ठीक है, पेवलाव के नियम का प्रयोग। वातावरण में कुछ ऐसे उद्दीपक विद्यमान होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, जो जीव में अनुक्रिया के लिए मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, बल्कि उनकी तीव्रता जीव की खुद की होती है। अब इसे ऐसा समझो जैसे कांटे पर पैर पड़ जाना और पैर का स्वयं ऊपर उठ जाना, है ना। भाई पैर पे कोई कांटे पे कोई पैर जान के तो मारेगा नहीं ना। तो मतलब जो कांटे पर पैर पड़ा और पैर अपने आप ही ऊपर उठ गया, है ना। उसे उठाने के मतलब लिए देखना नहीं पड़ता है या किसी से पूछना नहीं पड़ता है। कुछ भी ऐसी चीज़ होगी, मतलब जैसे मान लो तवे पे, गर्म तवे पे हमारा हाथ लग गया तो हम एकदम से हाथ पीछे कर लेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, हाथ अपने आप ही पीछे हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसे मतलब कैसे देखें। पहले एक चीज़ समझ लो, ये उद्दीपक होता क्या है ना। उद्दीपक और ये अनुक्रिया, ये दोनों क्या होते हैं। देखो, उद्दीपक होता है वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपक कहते हैं, है ना। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जो भी अनुक्रिया करते हैं उसको उद्दीपक कहते हैं। जैसे मतलब जैसे जैसे रात को हम रसोई में गए अचानक से और हमने बल्ब जला दिया और कॉकरोच जो थे वो इधर उधर भागने लगे, है ना। तो ये जो कॉकरोच है, ये जो भाग रहे हैं ये अनुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन किस कारण? उद्दीपक के कारण। कौन से उद्दीपक के कारण? जो हमने बल्ब जलाया, ये हुआ उद्दीपक। मतलब हमारा बल्ब जलाना उद्दीपक है और उनका भाग जाना, उनके मतलब उस उद्दीपक के प्रति जो वो क्रिया अनुक्रिया कर रहे हैं, है ना, भागने की, वो अनुक्रिया है। समझे। जैसे जिस कारण से मतलब जिस भी कारण से हम कोई अनुक्रिया करते हैं, है ना, जिस कारण से हम कोई भी अनुक्रिया करते हैं ना, उसे उद्दीपक कहते हैं। मतलब जिस कारण से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आए, उसे भी हम उद्दीपक कहते हैं। जैसे मतलब कोई हमें गाली दे रहा है और हमने तुरंत उसको थप्पड़ मार दिया, है ना। तो ये जो गाली देना है ये है एक उद्दीपक, और थप्पड़ मारना है अनुक्रिया, है ना। यानी हमने अनुक्रिया करी, किस उद्दीपक के कारण करी? किसके कारण करी? गाली देने के कारण। जो गाली दिया ये क्या है? उद्दीपक। समझे। ये गाली देना उद्दीपक है और थप्पड़ मारना अनुक्रिया है। तो अनुक्रिया क्या होती है? रेस्पॉन्स। अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स। मतलब ऐसा व्यवहार जो उद्दीपक के कारण किया जाता है उसे अनुक्रिया कहते हैं, है ना। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे सांप को देखकर डर जाना। अब ये डर जाना क्या है? ये डर जाना है अनुक्रिया। लेकिन ये अनुक्रिया हमने किसके प्रति की, मतलब कैसे करी? कौन सा उद्दीपक था ऐसा? तो सांप को देखना एक उद्दीपक था और हमारा डर जाना ये अनुक्रिया थी। ठीक है ना, आप समझ गए ना। चलो अब हम चलते हैं पावलाव के नियम की तरफ। यूसीएस स्वाभाविक उद्दीपक, ओ सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ करेंगे हम उ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। यूसीआर स्वाभाविक अनुक्रिया। ये यूसीएस और यूसीआर क्या है? ये है अनकंडीशनल स्टूमुलस और ये है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। मतलब ये है अनकंडीशनल, जो मतलब स्टूमुलस होता है उद्दीपक, और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स अनुक्रिया। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखो ये स्वाभाविक अनुक्रिया और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है। ये है स्वाभाविक उद्दीपक
कांटे पर पैर पड़ना, यह है स्वाभाविक उद्दीपक, मतलब अपने आप होना, है ना। भाई कोई जान पूछ के तो कांटे पर पैर मारेगा नहीं, यह है स्वाभाविक उद्दीपक। और पैर का ऊपर उठ जाना, पैर का अपने आप ही ऊपर उठ जाना, वह पैर उठाने के लिए हम पूछेंगे थोड़ी किससे कि हाँ भाई मेरा कांटा चुभ गया, पैर ऊपर उठाऊं या नहीं, पैर तो अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा ना। अब तो ये सब बोलते हैं स्वाभाविक स्वाभाविक अनुक्रिया, पैर का ऊपर उठ जाना स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब देखो जैसे कुत्ता भूखा है ना, पावलोव ने जो अपना प्रयोग करा था वो एक कुत्ते पे करा था, ठीक है। जैसे कुत्ता भूखा है, भाई भूख लगना एक स्वाभाविक उद्दीपक है ना। और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना, ये भी स्वाभाविक है। कुत्ते के मुंह में कोई भोजन को देखकर या कुछ भी चीज़ को देखकर एकदम से लार आ जाती है, तो ये स्वाभाविक है बिल्कुल एकदम, है ना। कुत्ता भूखा है ये एक उद्दीपक है, और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना यह स्वाभाविक अनुक्रिया है। UCS प्लस CS और UCAR, ये UCS है हमारा स्वाभाविक उद्दीपक, है ना, और प्लस CS है हमारा कृत्रिम उद्दीपक यानी अनुबंधित उद्दीपक। हमने अब जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक जोड़ दिया। वो कृत्रिम उद्दीपक कौन सा है? घंटी बजाने का। मतलब जैसे स्वाभाविक उद्दीपक था कुत्ता भूखा है ना, और लेकिन हमने इसके अंदर CS और जोड़ दिया, कृत्रिम उद्दीपक घंटी बजाने का। ये है हमारा कृत्रिम उद्दीपक घंटी बजाना। और UCR ये वही है अभी भी, स्वाभाविक अनुक्रिया। सॉरी। तो पहले हमने क्या काम करा, कुत्ते को खाना देने से पहले हमने घंटी बजाई खाने के लिए, और फिर उसे 5-10 सेकंड बाद हमने कुत्ते को भोजन दे दिया, मतलब पावलोव ने। और कुत्ते ने फिर क्या करा, कुत्ते ने लार सराव कर दिया भोजन को देखकर। तो ऐसा 10-15 दिन तक पावलोव ने लगातार किया, है ना। पहले जो है मतलब घंटी बजाई, फिर 5-10 सेकंड के बाद कुत्ते को भोजन दे दिया, और कुत्ते ने भोजन देखकर तुरंत ही लार सराव कर दी अपनी, ठीक है। अब हुआ क्या, इस 10-15 दिन के बाद CS और CR, मतलब इसमें UCS हटा दिया और यहाँ से U हटा दिया, मतलब अनकंडीशनल स्टूबिच हटा दिया, है ना। यहाँ से भी मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया हटा दी और स्वाभाविक उद्दीपक, दोनों चीज हटा दी। अब यहाँ क्या रह गया, कृत्रिम उद्दीपक और कृत्रिम अनुक्रिया। जैसे सिर्फ घंटी बजाई, है ना, क्या करा, अब हमने सिर्फ घंटी बजाई, अभी कुत्ते को भोजन नहीं दिया हमने। 10-15 दिन तक तो ऐसा करा, मतलब पावलोव ने, कि घंटी बजाई और प्लस भोजन दे दिया, और कुत्ते ने लार सराव कर दिया भोजन को देखकर। तो यहाँ जो है अभी सिर्फ घंटी बजाई, कुत्ते ने लार सराव कर दिया, मतलब इसका मतलब हुआ कुत्ते को अब आदत हो गई थी, कुत्ते को पता चल गया था कि अब घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलेगा, है ना। और खाने का मतलब ख्याल आते ही उसके मन में जो है उसने लार सराव कर दिया, ठीक समझे। तो पावलोव के जो इस सिद्धांत को पर्यावरण शिक्षा के दौरान जरूर अपनाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम जो है मतलब पावलोव के इस नियम को कैसे मतलब शिक्षण में, अपने शिक्षण अधिगम में कैसे यूज करेंगे, मतलब जैसे पावलोव के जो इस सिद्धांत को मतलब हम एक शिक्षक जो मतलब किस तरह से पावलोव के नियम को शिक्षण अधिगम में उपयोग में लाएगा। मतलब शिक्षक अपने प्रकरण को पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्य तैयार कर ले, समस्त प्रकरण उद्देश्य अलग अलग कर ले कि कौन सा कठिन है और कौन सा सरल है, मतलब कौन सा प्रकरण कठिन है, कौन सा प्रकरण सरलता से दिया जा सकता है ना, जिससे वो बच्चा जो सहजता के साथ सीख ले। ऐसा प्रकरण पहले जो ऐसा प्रकरण से पढ़ाएं बच्चे को, ठीक है। और कठिन प्रकरण जो है मतलब जो कठिन चीज़ है, कठिन लेक्चर है हमारा, लेक्चर में जो भी कठिन शब्द हैं या कठिन प्रकरण है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चे को तब पढ़ाएं, मतलब एक साथ ना उसे सारा का सारा पढ़ा दें, उसके कई टुकड़े करके उसे ऐसे सिखाएं कि वो सहज बन जाए बिल्कुल एकदम, है ना। पावलोव के नियम की आलोचना, देखिए इसमें पावलोव के नियम की जो आलोचना भी हुई, क्योंकि जब पावलोव ने कुत्ते पर परीक्षण किया तो उसने जो है ना कुत्ते को बेल्ट व स्टैंड से बांध दिया था, जिससे वह हिल डुल नहीं सका था और न ही किसी प्रकार की अनुक्रिया कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में कुत्ते का व्यवहार नियंत्रित ढंग का हो जाता है, या कृत्रिम भी कह सकते हैं, है ना। तो इस कारण पावलोव के नियम की जो है खूब आलोचना हुई।
अब आते हैं हम अगले वैज्ञानिक की तरफ, थॉर्नडाइक की तरफ, है ना। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का प्रयोग पर्यावरण शिक्षण में हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। जो थॉर्नडाइक ने सीखने के दो मुख्य नियम दिए थे, दो, एक है मुख्य नियम, एक है गौण नियम, ठीक है। मुख्य नियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गौण नियम को समझ लो, गौण नियम का ही क्योंकि शिक्षण में उपयोग होता है। तो इसमें गौण नियम में क्या है, एस और आर, एस से मतलब है स्टिमुलस और आर से मतलब है रेस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक और रेस्पॉन्स का मतलब है अनुक्रिया, है ना, उद्दीपक प्लस अनुक्रिया। तो स्किनर का कहना है प्राणी के सामने पहले तो कोई उद्दीपक आता है, फिर प्राणी कोई अनुक्रिया या उत्तेजना या प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। अगर कोई उद्दीपक उसके लिए लाभकारी होगा तो वो पहले जैसी या उससे अच्छी अनुक्रिया करेगा। अगर उद्दीपक लाभकारी नहीं होगा तो वह अनुक्रिया नहीं करेगा, है ना। तब उस व्यक्ति की अनुक्रिया और मिस्टेक हो गया, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध बनता है उसे बॉन्ड कहते हैं, इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। तो जो थॉर्नडाइक है इनके जो नियम को जो है ना एस आर भी कहा जाता है और संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनके कहने का मतलब है पहले प्राणी में अगर कोई सकारात्मक या जिस उद्दीपक से उसे फायदा हो रहा होगा तो वो अनुक्रिया करेगा, अन्यथा वो अनुक्रिया नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब है जैसे अगर उसे किसी चीज़ से कोई फ़ायदा हो रहा होगा तो वो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, अगर उसे फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो वो अनुक्रिया नहीं करेगा। तो एक पर्यावरण शिक्षक को चाहिए कि कोई भी परिस्थिति, पर्यावरण का कोई भी उद्दीपक, है ना, ठीक है ना। देखो ये वही बात है ना जो अभी समझाइए आपको, कोई भी उद्दीपक प्राणी बालक के सामने आए तो वह सकारात्मक ढंग का हो, जो प्राणी जीव या बालक में सकारात्मक परिवर्तन करे। उसके प्रति होने वाली अनुक्रियाओं के लिए शिक्षक को चाहिए कि पुनर्बलित करे, बालक को उसके लिए प्रोत्साहित करे, ठीक है ना। मतलब जो भी बच्चे के सामने उद्दीपक रखें वो ऐसा रखें वो सकारात्मक हो जिससे वह अनुक्रिया करे, अनुक्रिया करने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब उसे लगना चाहिए कि इस उद्दीपक से उसे कुछ फ़ायदा है तो ही वो उस उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करेगा। और जब वो उस अनुक्रिया को कर ले तो उसे जो है पुनर्बलित करना चाहिए। मतलब पुनर्बलित का मतलब है उसे शाबाशी या प्रोत्साहन करना चाहिए किसी भी तरह से उसका। तो उससे क्या होगा, उसकी रुचि बढ़ेगी उसमें, है ना। वो उस अनुक्रिया को उससे भी अच्छा करने की कोशिश करेगा, मतलब पहले से भी अच्छा करने की कोशिश करेगा उसी उद्दीपक के प्रति, ठीक है। कहने का मतलब है एक पर्यावरण शिक्षण को जो है ना अवलोकन में मूल्यांकन के द्वारा उन सभी उद्दीपकों को श्रेणीबद्ध कर लेना चाहिए जो छात्रों में सकारात्मक परिवर्तन या सकारात्मक क्रिया को प्रेरित करते हैं बच्चों में, है ना। तथा समस्त प्रकार छात्र के समझ में ज्ञान का अवलोकन करे। मतलब एक पर्यावरण शिक्षक अवलोकन में मूल्यांकन के द्वारा उद्दीपकों को श्रेणीबद्ध करे। वे वाले मतलब ऐसे उद्दीपक हों जो सकारात्मक हों और बच्चा उनके प्रति सकारात्मक अनुक्रिया कर रहा हो, है ना। उन उद्दीपकों को श्रेणीबद्ध करे और जो बच्चे में सकारात्मक क्रिया को करने के लिए बच्चे को अंदर से अभिप्रेरित कर रहे हैं, है ना, ऐसे उद्दीपकों को। और जो है थॉर्नडाइक ने जो है ना अपना प्रयोग करा था वो बिल्ली पर करा था। अब चलते हैं हम स्किनर की तरफ। पर्यावरण शिक्षा में स्किनर के नियम का प्रयोग देखिए। इसके थॉर्नडाइक ने कहा था पहले उद्दीपक होगा फिर अनुक्रिया होगी, SR। यहाँ स्किनर ने उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, उसने RS कर दिया। R मतलब रेस्पॉन्स, S मतलब स्टिमुलस। अनुक्रिया उद्दीपक, मतलब पहले अनुक्रिया होगी फिर उद्दीपक। तो देखो स्किनर का कहना है कि प्राणी में पहले अनुक्रिया होती है, बाद में मिलने वाला उद्दीपक पुनर्बलन प्रदान करता है। अगर वह उद्दीपक सकारात्मक है तो वह बार बार अनुक्रिया करेगा। एक पर्यावरण शिक्षक को चाहिए कि बालकों के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का वह अवलोकन करता रहे और अवलोकन के परिणाम स्वरूप समय समय पर उसे पुनर्बलन करता रहे।
अवलोकन का मतलब होता है निरीक्षण करना, बारीकी से देखना या सुनना। बच्चे को जो है मतलब बच्चे का अवलोकन करने से मतलब है बच्चे को बारीकी से मतलब बहुत ध्यान से देखना, उसे सुनना, उसकी हरकतों को बहुत बारीकी से समझना, ये होता है अवलोकन। तो हमारे स्किनर महोदय का कहना है कि पहले अनुक्रिया होगी फिर उद्दीपक होगा। मतलब बच्चा अनुक्रिया तो करता है, लेकिन अनुक्रिया करने के बाद जो मतलब उद्दीपक है, जिस उद्दीपक के लिए वो अनुक्रिया कर रहा है, वो उद्दीपक जो सकारात्मक होगा तो वह अनुक्रिया बार बार करेगा। अगर वो है उद्दीपक सकारात्मक नहीं होगा तो वो अनुक्रिया बार बार नहीं करेगा। यानी जैसे ही बच्चा अनुक्रिया करता है और वो उद्दीपक सकारात्मक है तो बच्चे को पुनर्बलित करो, मतलब बच्चे को जो कुछ शाबाशी दो किसी तरह से, है ना, बच्चे का जो हौसला बढ़ाओ। तो ये होता है पुनर्बलन प्रदान करना। ठीक है। अब चलते हैं पर्यावरण शिक्षण अधिगम में हल के सिद्धांत का प्रयोग। हल ने जो सिद्धांत दिया उसे बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। तो हल का क्या है, इनका मानना है कि उद्दीपक पहले हो या अनुक्रिया पहले हो, दोनों में से कोई सी भी चीज पहले हो, किसी उद्दीपक के प्रति सकारात्मक अनुक्रिया हो या कोई भी अनुक्रिया उत्पन्न हो, उसके प्रति सकारात्मक उद्दीपक आ रहा है तो हमें प्राणी को पुनर्बलित करना चाहिए, जिससे वह उद्दीपक या अनुक्रिया के बीच में सकारात्मक संबंध बना सके। ठीक है। ठीक है ना। देखिए, अगर आपको जो है ना हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है ना। धन्यवाद। तो हल जो कहना चाह रहे हैं, हल का कहने का मतलब है पहले उद्दीपक हो या अनुक्रिया हो, दोनों में से कुछ भी चीज़ हो, उसके प्रति होने वाली जो अनुक्रिया हो वो सकारात्मक हो तो उद्दीपक भी सकारात्मक होगा। अगर उद्दीपक सकारात्मक होगा तो उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया भी सकारात्मक होगी। ठीक है। तो जब भी सकारात्मक उद्दीपक आ रहा हो तो हमें प्राणी को पुनर्बलित करने का मतलब वही है, उसे शाबाशी या उसका हौसला बढ़ाना, है ना, तो करें। तो इससे क्या होगा, बच्चा और भी अच्छी अनुक्रिया करेगा। ठीक। अब आते हैं वेंड्रा के सिद्धांत का प्रयोग। इन्होंने जो मतलब सिद्धांत दिया वो दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वेंड्रा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। खेल के मैदान से बच्चे का समाजीकरण शुरू हो जाता है पर वह परिपक्वता पूर्ण नहीं होता। एक शिक्षक को बालक के परिवेश के वातावरण, घर परिवार, आस पड़ोस के वातावरण का अवलोकन करना चाहिए। फिर बालक के व्यवहार का आकलन करते हुए बालक को एक उचित दिशा, सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। ठीक है। तो अब आकलन से क्या मतलब है, देखो आकलन को थोड़ा सा जो है ना, आकलन को समझ लो। आकलन क्या होता है? आकलन होता है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी के उचित अधिगम की जांच करता है ना, या विद्यार्थी की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करना। विद्यार्थियों की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करना, ये आकलन होता है ना। आकलन से यह भी ज्ञात किया जाता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थ में क्या क्या सीखा है ना, और क्या क्या सीखना बाकी रह गया है। तो ये होता है आकलन। आकलन बच्चे की सीखने की क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं कोहलर के नियम की तरफ। कोहलर का नियम, कोहलर का जो नियम है उसे बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, है ना। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, और इसे बोलते हैं गेस्टाल्ट-वाल्ड का भी सिद्धांत बोलते हैं इसे। ठीक है। इसमें क्या है, बालक के सामने समस्या आती है, नवीन स्थिति, नवीन ज्ञान या नवीन उद्दीपक, मतलब नई स्थिति में, अनजान एकदम से, मतलब अनजान उद्दीपक हो, है ना, नवीन जानकारी हो, नई जानकारी हो, नया ज्ञान हो। तो बालक को पूर्व ज्ञान, पहले मिली सूचनाओं
मतलब जो पहले से जानता है। पूर्व ज्ञान का मतलब है जो बच्चा पहले उस बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानता है। और को नई सूचना आपस में मिलती हैं, दोनों सूचना आपस में मिलती हैं, नई भी और पूर्व ज्ञान वाली भी, जो पहले से बच्चा जानता है। तो बच्चे के जो दिमाग में कोई कोतूहल होता है, उथल पथल, है ना, इसको दवंद कहते हैं। कोतूहल उत्पन्न होता है, इसके परिणाम स्वरूप एक सूचना उभर कर आती है, तो वह उसकी समस्या का समाधान करती है। इसी को सूझ के द्वारा सीखना कहते हैं। सूझ प्राणी में अचानक या एकाएक आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सूझ प्राणी में कैसे आती है। तो सूझ प्राणी में वहाँ पे ये वाला ऑप्शन दे रखा था एकाएक, है ना, एकाएक आती है। लेकिन ध्यान रखना, अचानक या एकाएक दोनों एक ही हैं, या तो सूझ अचानक आती है या एकाएक, ठीक है ना। पर्यावरण शिक्षण को छात्रों के सामने विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं मतलब उद्दीपक प्रस्तुत करने चाहिए जो बालक में नवीन ज्ञान के स्रोत हो। मतलब ऐसी समस्याएं, ऐसे उद्दीपक बच्चों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए जो बच्चों में नया ज्ञान जानने के लिए, मतलब उसमें नए ज्ञान के स्रोत हों, बच्चे उससे नया ज्ञान प्राप्त कर सके, है ना। और बालक के नए पुराने विचार उसमें उत्पन्न हो सकें। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बच्चे, बालक अपनी सृजनात्मक और रचनात्मक गुणों का प्रयोग करेंगे। मतलब अपनी सृजनात्मक और रचनात्मक सोच से उन समस्याओं को हल करेंगे, ठीक है ना। ये है कोहलर का नियम। देखिए, ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, है ना। और साथ में जो बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।